नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम नेट में आए हुए पुराने कुछ प्रश्नों पे बातचीत करेंगे और ये प्रश्न जो होंगे वो आदिकाल जो युग है उस काल से संबंधित प्रश्न होंगे जो पहले के नेट की परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, इसमें 4 ऑप्शन मिले हुए हैं आपको, जिसमें अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। आपको बताना होगा कि कीर्तिलता जो विद्यापति की रचना है वो किस भाषा में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अवहट्ट हो जाएगा। अवहट्ट में कीर्तिलता की रचना विद्यापति ने किया था। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की। आप ऊपर देखें कि विद्यापति ने कीर्तिलता को अवहट्ट भाषा में लिखा, पर यहाँ ऑप्शन में विद्यापति का नाम नहीं है। यहाँ ऑप्शन में आपको अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन दिया है, लेकिन इसमें बताना है कि इन चारों में से अवहट्ट भाषा में कितने रचना की। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान जो कि संदेश रासक लिखते हैं वो अवहट्ट भाषा में लिखा हुआ उनका एक रचना है। आल्हा को किस ऋतु में गाया जाता है, किस मौसम में गाया जाता है, ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा है और ये प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन के तौर पे दिया है कि ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। आपको बताना है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। इसका जब हम सही आंसर पे बातचीत करेंगे तो इसके सही आंसर कुछ ये होगा कि ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न पे जब हम बातचीत करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये मिलान करने वाला प्रश्न है, जिसमें एक तरफ रचनाओं का नाम है, एक तरफ उनके रचनाकारों का नाम है। जिसमें पहला खुमान रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। अब हम इस कूट को मिलाएंगे, कूट को मिलाएंगे तो जो खुमार रासो जो हैं वो दलपति विजय, और जो हम पृथ्वीराज रासो की परमाल रासो हैं वो जगनिक, परमाल रासो जगनिक, यानी कि ए का 3 और बी का 5। यहाँ जब हम मिलाएंगे तो ए का 3, बी का 5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो आपको पूछ रहा है वो यूजीसी नेट के जून 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो हिंदी साहित्य में आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता था, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता था। और इसके ऑप्शन में चंद्रबरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत और जगनिक दिया है। तो आपको बताना होगा कि आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो विद्यापति होगा। विद्यापति को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न जो है कि किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन बौद्ध और सिद्धों को, बी ऑप्शन रासक परंपरा के कवि को, सी ऑप्शन संत कवि को, डी ऑप्शन जैन मुनि को। तो इसमें बताना होगा कि कौन सी इसमें जुड़े हुए जो ऑप्शन है वो संधा भाषा, किनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बौद्ध और सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न जो कि 7वां प्रश्न है वो कुछ यूं है कि इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। विजयपाल रासो, चर्या गीत, विद्यापति पदावली, पृथ्वीराज रासो, और ये किस भाषा में लिखा गया है इस पे बातचीत करने को कह रहा है। तो ये जो होगा इसका जो कूट होगा कुछ यूँ दिया है कि एक तरफ रचना और एक तरफ भाषा दिया है, तो इसको हम मिलाएंगे। तो जो विजयपाल रासो है वो जो है अपभ्रंश में लिखा हुआ है। चर्या गीत जो है वो संधा भाषा में लिखा गया है और विद्यापति पदावली मैथिल में है और पृथ्वीराज रासो हिंदवी में।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक्स्ट्रा भाषा यहाँ पे दे के आपको कंफ्यूज करने का काम किया गया है। तो इस तरह से जब हम कूट को मिलाएंगे तो देखेंगे कि ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 मिलता है, और ऐसे में हम ऑप्शन सी को सही ऑप्शन के तौर पे देख पाएंगे। अगला प्रश्न जो 8वां प्रश्न है, ये कुछ यूँ है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो शुरुआत है वो कब से माना गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। और ऑप्शन में है प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। आप देख रहे होंगे कि नीचे ये मेंशन है कि ये 2007 नेट दिसंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो किस भाषा किस भाषा से हिंदी साहित्य का आविर्भाव शुक्ल मानते हैं। ऑप्शन आप देख चुके हैं, आप इसमें से चूज करना है कि इसमें से क्या वो मानते हैं। तो जब हम इसके सही उत्तर पे बातचीत करेंगे तो शुक्ल जो है वो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। अगला प्रश्न जो 9 नंबर का प्रश्न है वो कुछ यूँ है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। जो अपभ्रंश भाषा थी उसके प्रथम महाकवि के रूप में हम किसे जानते हैं। ऑप्शन के तौर पे ए ऑप्शन हेमचंद, बी स्वयंभू, सी रामचंद्र, डी सोमप्रभ सूरी। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसके जो सही उत्तर के तौर पे हम देख पाते हैं तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में हम स्वयंभू को जानते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में स्वयंभू को जानते हैं। अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर का प्रश्न है, ये कुछ यूँ है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पता भी होगा कि किसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रथम रचना के तौर पे देखा जाता है। पृथ्वीराज विजय रामचरितमानस, पद्मावत जो कि जायसी की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी। इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। तो ये सर्वविदित है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा रचित रचना को माना गया है। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है। पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। आप इसमें ये प्रश्न को समझेंगे और उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देंगे आप हल करते हुए कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जब हम इसके सही जवाब पे ट्रिक करेंगे तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही जवाब होगा। आदिकालीन साहित्य की वीर रस की रचनाओं में प्रायः डिंगल भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि शब्द अनुशासन के लेखक कौन हैं। शब्द अनुशासन जो कि एक व्याकरण ग्रंथ के रूप में देखते हैं तो इसके लेखक के तौर पे ऑप्शन में दिया है कि रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद, सरपा, स्वयंभू। ये 2009 के नेट के दिसंबर वाले साइकिल में पूछा गया प्रश्न है। तो ये शब्द अनुशासन के जो लेखक हैं वो यहाँ पे ऑप्शन बी में हेमचंद सही उत्तर है। हेमचंद ने शब्द अनुशासन कुमारपाल चरित की रचना की है। तो हेमचंद को ही शब्द अनुशासन के लेखक हैं। इस ऑप्शन का बी सही उत्तर है। खालिक बारी किसकी रचना है। 13वां जो प्रश्न है वो खालिक बारी किसकी रचना है। इसमें ऑप्शन के तौर पे खालिक खलक की, रहीम की रचना है, अमीर खुसरो की, अकबर की। तो इसका जो सही उत्तर है वो अमीर खुसरो ऑप्शन सी। खालिक बारी जो रचना है वो अमीर खुसरो की रचना है। आगे हम जब 14वें प्रश्न को देखते हैं तो 14वां प्रश्न कुछ युग्म संगत का प्रश्न है कि कौन सा युग्म संगत है। बिसलदेव रासो, नरपति नाल, कुमार रासो, जगनीक, विजयपाल रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, दलपत विजय। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा ये जो युग्म है वो सही है और इसमें से 3 जो हैं वो गलत हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, क्योंकि जो बिसलदेव रासो है इसमें जो इसका उत्तर बिसलदेव रासो
नरपति नाल्ह का, ये ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो खुमार रासो है वो दलपति विजय का है और विजयपाल रासो चंद्रबरदाई का नहीं है। परमाल रासो जो है वो जगनिक का है। तो ऐसे में इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न कुछ यूँ है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। अगर आप थोड़ा भी अपना दिमाग यूज़ करें या फिर साहित्य को थोड़े भी गहनता से पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होंगे, अब तक के जितने भी प्रश्न सामने आए हैं। तो डिंगल भाषा का संबंध किस सब साहित्य से है। ऑप्शन के तौर पे हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य। तो जो ये डिंगल भाषा का जो संबंध है वो राजस्थानी साहित्य से है। डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पे आए तो कुछ यूँ है कि रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। ऑप्शन के तौर पे ए ऑप्शन है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी आपको याद होगा कि पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसका नाम है कि इस्तवार्द लाल तृतीय इंदुई हिंदुस्तानी। पंडित रामनारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि रासो को रसायन शब्द से उत्पत्ति के रूप में किसने माना है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है, जो रसायन के शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न जो 17वां नंबर का प्रश्न है वो कुछ अनुक्रम को लेके प्रश्न है कि आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूल भद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, ये ए के ऑप्शन में है। और बी में जो है स्थूल भद्र रास पहले, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली। नेमिनाथ रास, स्थूल भद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, संगीत रास और संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूल भद्र रास, नेमिनाथ रास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप याद करिए गणपति चंद्रगुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को पहली रचना के तौर पे भी माना है। आगे 18वें नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भले ही छोटा देखने में लग रहा हो पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार किसी न किसी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो कि पुष्पदंत की जो समय है वो किस शताब्दी की अवधि में कवि के रूप में थे, उनकी शताब्दी क्या थी। तो ऑप्शन में ए ऑप्शन है 8वीं शताब्दी, बी ऑप्शन है 7वीं शताब्दी, सी 10वीं, डी 11वीं शताब्दी। तो जब हम उत्तर के रूप में देखेंगे तो पुष्पदंत का जो शताब्दी है वो ऑप्शन सी यानी कि 10वीं शताब्दी है। आगे जब हम 19वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ भी कृतियों के सही अनुक्रम को बैठाने का प्रश्न है कि कुबलय माला कथा, राउल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर में एक सही अनुक्रम के रूप में बैठाइए। तो जो ये सही जो अनुक्रम है उसका कुछ यूँ है कि ये जो ए ऑप्शन है 19 का यही सही उत्तर है। कुबलय माला कथा, राउल बेल जो रोडा कवि का है, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर ये एक सही अनुक्रम में रचना है। आप इसको लिखते भी जाइए। अगला 20वां जो प्रश्न है वो निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ दिया है कि स्वयंभू, पुष्पदंत दिया है, स्वयंभू, पुष्पदंत और अब्दुल रहमान सब्रपा। और इधर रचनाओं में दिया है कि संदेश रासक, पौम चरियु, महापुराण, राउर बेल, चर्यापद। इसके जो कूट है उसको मिलान करना है। तो इसका जो कुछ यूँ बनता है हम देखते हैं कि स्वयंभू की जो रचना है वो पयुम चरियु, पुष्पदंत की जो रचना है वो महापुराण और अब्दुल रहमान की जो रचना है संदेश रासक। आप ध्यान दें कि संदेश रासक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम रचना के रूप में माना है
सबरपा की जो रचना है वो चर्यापद। तो इस तरह से जब हम कूट मिलाएंगे तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जब हम देखेंगे तो निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। तो इसमें रचनाकारों का जो नाम दिया है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाल, रोड। इधर दिया है कि राहुल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, विशल देव रासो, वर्ण रत्नाकर, खुमार रासो। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो हम पाते हैं कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो रचना है वो वर्ण रत्नाकर है, दामोदर भट्ट की जो रचना है वो उक्त व्यक्ति प्रकरण है, और नरपति नाल का जो रचना है वो विशल देव रासो है, और रोड कवि की जो रचना है वो राहुल बेल है। तो ऐसे में जब हम कूट को मिलाएंगे तो ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, यानी कि जो इसका ए ऑप्शन है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न कुछ यूं है कि गोरखबानी के संपादक कौन है। आपको याद होगा कि गोरखबानी जो है वो गोरखनाथ की रचनाओं का एक संकलन है, और उसके संपादक के तौर पे कौन संपादक हैं उस गोरखबानी नामक संकलन के। और ऑप्शन के तौर पे रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो जब हम ऐसे में देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो कुछ यूँ है कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के बारे में एक और फैक्ट आपको बताऊं कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने सबसे पहले हिंदी में पीएचडी की और सबसे पहले शोध उपाधि को प्राप्त किया, और ये पीएचडी किए थे 1920 में श्याम सुंदर दास के निर्देशन में। तो अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति है, किस कवि की उक्ति है ये। तो इसमें ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी है कबीर, सी दादू दयाल, डी रहीम। ये 2012 के नीट के परीक्षा में पूछी गई प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये जो उक्ति है कि नैन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये और किसी की नहीं, अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगला प्रश्न कुछ यूं है कि खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। अब एक बार पूछा था कि खालिक बारी किसकी रचना है, अब पूछ रहा है कि जो खालिक बारी है वो किस तरह की रचना है, क्या है उस रचना में। तो इसमें ऑप्शन में दिया है पहेलियों का संकलन, कमुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कि जो खालिक बारी है वो फारसी हिंदी शब्दकोश सही रूप में इसका वस्तुतः है। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसके ऑप्शन को पहले हम जब देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। अगला प्रश्न जो 26वें नंबर का है वो कुछ यूं है कि हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा। ऑप्शन ए में दिया है कि स्वयंभू, बी में घाघ भट्टरी, और सी में गोरखनाथ, और डी में अधमाड़। अधमाड़ का मतलब अब्दुल रहमान, जो संदेश रासक के लेखक हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हठ योग का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, तो वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ के ऊपर हठ योग का प्रभाव है, यानी कि जो नाथपंथी लोग हैं वो हठ योगी होते हैं। अगला प्रश्न जो 27वें नंबर का है वो अनुक्रम को सही रचनाओं को सही अनुक्रम से लिखने का प्रश्न है। तो ये प्रश्न कुछ में 4 रचनाएं हैं, जिसमें खुमार रासो, विशल देव रासो, चंदन बाला रास, पयुम चरु। खुमार रासो और विशल देव रासो, पयुम चरु। आप पयुम चरु जो जान रहे हैं कि ये स्वयंभू की रचना है, और स्वयंभू जो है इनमें सबसे पहले आए थे, तो इसलिए हमें बिना किसी लाग लपेट के ऑप्शन सी जो है वो सही मान लेना है। ऐसे में इसका जो सही उत्तर होगा वो पयुम चरु, उसके बाद खुमार रासो, फिर विशल देव रासो, फिर चंदन बाला रास। अगला प्रश्न जो
28वें नंबर का है, उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है। ऑप्शन के तौर पे दिया है कि ए में पुराण, बी में प्रेम काव्य, सी में भक्ति काव्य और डी में व्याकरण। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण का जो विषय है वो और कुछ नहीं, न प्रेम काव्य है न भक्ति काव्य है, बल्कि वो एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न जो है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब नहीं करके प्रश्न पूछता है, क्योंकि हमें बाकी के 3 कवियों के बारे में भी जानना होगा। ऐसे में चारों कवियों के बारे में जानना अनिवार्य हो जाता है। अब हमें जब पता रहेगा कि सारे कवि किस शताब्दी के, तभी हम अनुमान लगा पाएंगे कि 8वीं शताब्दी के ये कवि नहीं है। तो ऑप्शन के तौर पे दिया है कि सरपा, हेमचंद, सब्रपा, स्वयंभू। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हेमचंद। हेमचंद जो है वो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, बल्कि ये और बाद के कवि हैं, 11वीं शताब्दी के कवि हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ क्या है। ऑप्शन के तौर पे दिया है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। और जब इसके सही उत्तर पे हम जब जाएंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो वर्ण रत्नाकर है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा रचित ये रचना है। ये मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न जो 31वें नंबर का है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया। ऊपर हम देखे थे कि गोरखनाथ के रचनाओं का संकलन गोरखबानी से पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था, और बौद्धो गान दोहा का संपादन किसने किया, ये प्रश्न आया है। ऑप्शन के तौर पर राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद बागची और हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हरप्रसाद शास्त्री। ऐसे तो राहुल सांकृत्यायन भी अपने यात्रा के दौरान बहुत से रचनाओं का संकलन किए, और वो बहुत सी रचनाओं को खोजा उन्होंने। लेकिन जो ये हरप्रसाद शास्त्री जी ने है, उन्होंने बौद्धो गान दोहा के नाम से संपादन किया है। अगला प्रश्न जो 32वें नंबर का है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। तो दूहा और ये दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। ऑप्शन के तौर पे दिया है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद दोहा और दूहा है। अगला प्रश्न है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है। आपको बताना होगा कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पे अधिक था, ये कथन किसका है। ऑप्शन में दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि आमिर कबीर और खुसरो के लोक भाषा के ध्यान पे ये जो ऊपर व्यक्त किया गया था, जो लाइन आई थी। अगला क्या है कि संदेशव सबिथरऊ पैमई कहूँ न जाई, जे कालंगुली मुंडऊ सो बाहिर समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन के तौर पे दिया है कि बिमल सूरी, अदहमार यानी कि अब्दुल रहमान, हेमचंद, दामोदर भट्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो और कोई नहीं, अब्दुल रहमान अपने संदेश राशक में लिखते हैं कि संदेशव सबिथरऊ। अगला प्रश्न जो 35वें नंबर का प्रश्न है वो एक कूट का प्रश्न है, और ये कूट कुछ यूँ है कि एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ रचनाकार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कूट को मिला के ही होगा। तो कुछ आप रचना में दिया है कि जय मयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज राशो, श्रावकाचार, नेमिनाथ रास। इधर दिया है कि देवसेन, मधुकर कवि, सुमतिमणि, चंद्रबरदाई, पुष्यदंत। तो हम जब जानते हैं कि जय मयंक जस चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की है, पृथ्वीराज रासो सबसे पहले चंद्रबरदाई की है, श्रावकाचार जो है वो देवसेन की रचना है। और सबसे बड़ी चीज़ है जब ये 3 चीज़ हम मिला लिए तो इसको कूट बना लेते हैं कि ए का 2 होगा, बी का 4 होगा और सी का 1 होगा। अर्थात जब 3 मिल गए, हमें 3 मिल गए, यानी कि ऑप्शन, यानी कि
ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। तो ऐसे में जो डी का है नेमिनाथ रास वो सुमति मणि की रचना है। अगला प्रश्न जो 36वें नंबर का है वो कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के रचनाओं पे सही अनुक्रम लगाइए। तो जो इसकी जो 4 रचनाएं हैं वो भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदन बाला रास, रेवंत गिरी रास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो देवसेन है वो सबसे पहले आते हैं। तो ऐसे में इसका जो डी आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि सबसे पहले श्रावकाचार ही आएगा। अगला प्रश्न है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम करिए। दिया है कि दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्तिलता। तो इसको हम सही अनुक्रम करेंगे तो इसमें होगा क्या कि दोहा कोश और श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्तिलता, ये जो पहला ऑप्शन है वो ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये अपने अनुक्रम में लगा हुआ है पहला ऑप्शन ही। तो अगला प्रश्न जो है वो 28वें नंबर का वो कुछ यूं है कि संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था। सिद्धों में हुआ था, जैनों में हुआ था, नाथ में हुआ था, सखी संप्रदाय में हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा कि संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन जो है वो नाथ पंथ में हुआ था। नाथ पंथ में भी शब्द का प्रचलन था। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है कि पात्रों को दिया गया है और रचनाओं को दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। और इसकी उसमें जो है कि चंदा, नागमती, राजमती, मालवड़ी, बिसल देवरासो, चंदायन, ढोला मारू, दूहा और पद्मावत। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा कि इसको जब हम मिलाएंगे तो इसका जो कूट है वो कूट कुछ यूं है कि इसमें कूट दिया गया है। इस कूट को हम मिलाएंगे जब तो उसके बाद हम आंसर निकाल पाएंगे। तो इसमें जब हम देखेंगे तो जो चंदा है वो आप नाम से भी निकाल सकते हैं कि वो चंदायन में है और जो नागमती है वो पद्मावत की पात्र है। तो जब हम देखें कि ए का 2, बी का 5, 2 हमें मिल गया। अब अगला देखें कि इस तरह का कुछ है क्या। इसमें 2 मिल रहा है, ए ऑप्शन ए में भी 2 और 5 है, ऑप्शन डी में भी 2 और 5 है। अगला और मिलाएंगे कि जो सी है राजमती है वो विसल देवरासो की रचना है, पात्र है। अब हम मिलाएंगे कि 2, 2, 5 और 1 यानी कि 2, 5 और 1। ऐसे में हम देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है वो 40वें नंबर का है और यहाँ पे पूरा कथन दिया गया है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किस आलोचक का है, किस साहित्य इतिहासकार का है। तो इसमें ऑप्शन के तौर पे जो मिलता है वो रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, राहुल सांकृत्यायन का है। तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि जहाँ पे भी भक्ति मार्ग, पुष्ट मुसलमान कवियों के बारे में बात हो, सूफी साधना की बात हो और इस तरह की जो लोक को लेकर के चलने वाले जो ये कथन है जिसमें सबको एक साथ करके लिया गया है, स्वाभाविक विकास की बात हमेशा और कोई नहीं कर सकता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ही करते हैं। और ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन भी है। अगला जो प्रश्न है, कुंडलिनियों के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं। कि कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं।
नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, सिद्धि कहते हैं। ये 2016 जुलाई के साइकिल में पूछा गया प्रश्न है। तो कुंडलिनियों के उद्बुद्ध होने पे जो विस्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि, रणमल छंद, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका। तो और इधर जो रचनाकारों को नाम दिया है वो श्रीधर, जैनाचार्य मेरुतुंग, मधुकर कवि, भट्ट केदार, दामोदर। तो सबसे पहले इसको हम मिलाएंगे। तो जो प्रबंध चिंतामणि है वो जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। रणमल छंद जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वो श्रीधर की रचना है। जयचंद्र प्रकाश जो है वो भट्ट केदार की रचना है। और जय मयंक जस चंद्रिका वो मधुकर कवि की रचना है। तो हम देखेंगे कि दो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3 इस तरह के कूट बन रहे हैं। 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही विकल्प है। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो 43वें नंबर का प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। मैं बार बार कहता हूँ कि फैक्ट को थोड़ा सा रटना होगा। रट के आप परीक्षा में इस तरह के प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं कि ये किसकी रचना है, किसकी कविता है। तो यहाँ भी पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है ऑप्शन के तौर पे दिया है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। तो जब हम इसके सही उत्तर की खोज करेंगे तो हम पाते हैं कि जो ये सही रचना है वो और किसी की नहीं, विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। विद्यापति की और भी रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। वैसे ही पुरुष परीक्षा है और एक और इनका नाटक भी है गोरक्ष विजय, इसको भी याद करें। अगला प्रश्न जो 44वें नंबर का है वो कुछ यूँ है कि कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। आप ध्यान दें कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्नों को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो ये जो 44वें नंबर का प्रश्न है इसका जो ऑप्शन दिया है वो रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर बूलर। तो ऐसे में हम देखते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न जो 45वें नंबर का है वो लेखन रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो विद्यापति पे बहुत ज़्यादा काम किए क्योंकि उन्हीं के ज़िले से, उन्हीं के क्षेत्र से ये भी आते थे। तो वो किस क्रम को सही क्रम मानते हैं मैं देखता हूँ कि ये जो कीर्तिलता, भू परिक्रमा और कीर्ति पताका और पुरुष परीक्षा में से कौन सा क्रम इसमें सही है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ऑप्शन ए में जो दिया है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका को सही उत्तर माना है। तो इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ऑप्शन ए को सही उत्तर माना है। अगला प्रश्न जो 46वें नंबर का प्रश्न है वो कुछ यूँ है कि निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो ये जो ऑप्शन में ये एक तरफ रचनाकारों का नाम दिया है, एक तरफ रचनाओं का। राउल बेल और खुमार रासो, चंदन बाला रास, योगचर्या। और इधर जो है रचनाकारों में 5 दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि आसगु, डोम्भीपा, कुकरीपा, रोड कवि, दलपत विजय। तो ये जो इसको हम पहले मिलाएंगे उसके बाद इसके कूट को बनाएंगे। तो राउल बेल का जो रचना है वो रोड कवि, आप सब जानते हैं। राउल बेल की जो रचना है वो आप सब जानते हैं कि ये रोड कवि हैं। और ये जो खुमार रासो है वो दलपति विजय की रचना है। चंदन बाला रास जो है वो आसगु ने लिखा है और योगचर्या जो है वो
डोंबी पा ने लिखा है। तो ऐसे में जब हम मिलाएंगे तो ए का जो है वो ए का 4, बी का 5 और सी का 1 होगा। तो इस तरह से हम जब देख पाते हैं तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होता है। अगला प्रश्न जो है वो 47वें नंबर का है। वो कुछ यूं है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं है। काव्य ही ज़्यादा होने का मतलब कल्पना का ज़्यादा होना। तो इसमें जो ऑप्शन है वो मुनिजिन विजय ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ये आपको बताना होगा और ये नेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो पृथ्वीराज रासो है वो कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। इसकी जो परीक्षा है वो इतिहास की दृष्टि नहीं काव्य की दृष्टि से करनी चाहिए। इसका मूल्यांकन जो है वो पुरानी कथाओं में काव्य ही अधिक है, इतिहास भी एकदम नहीं है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न जो 48वें नंबर का है वो कुछ यूँ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हामिर काव्य में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में, कीर्ति लता में। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे कि हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों, इस तरह का जो लड़ाई जीवंत मिलता है वो हामिर काव्य में ही मिलता है। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो हामिर काव्य ही है। बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हामिर काव्य के ही बारे में ये कथन कहा हुआ है। अगला प्रश्न जो है वो कुछ यूँ है कि निम्नलिखित लेखों को उनकी रचनाओं में सुमिलित कीजिए। तो यहाँ भी कूट वाला ये प्रश्न है। विजय सेन सूरी और नरपति नाल, सालिबद्ध सूरी, आसगू की एक कविता कौन सी रचनाएं हैं? तो इसको हम मिलाएंगे। जो विजय सेन सूरी हैं उनकी रचना है रेवंत गिरिरास और जो नरपति नाल है उनकी रचना है बिसल देवरासो। सालिबद्ध सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली और आसगू की रचना है चंदन वाला रास। आप ध्यान दें कि सालिबद्ध सूरी जो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं, गणपत चंद्रगुप्त ने इन्हें पहला कवि भी माना है। इस तरह से जब हम कूट बनाएंगे तो इसका जो सही उत्तर मिलेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जो है वो 50वें नंबर का, ये अंतिम प्रश्न होगा इस सीरीज का। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन के तौर पे सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। ये जो महामुद्रा शब्द है उसका अभिप्राय क्या है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्रियों के संसर्ग के संबंध के रूप में है देखा जाता है। तो इस तरह से हमने आज आदिकाल से संबंधित 50 प्रश्नों की एक सीरीज को हल किया और ऐसे ही हम रोजाना अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग विषय पे प्रश्नों को हल करते जाएंगे और ये जब तक कि नेट की परीक्षा न हो जाए तब तक चलता रहेगा। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ और हम लगातार नए नए विषयों पे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।